मैं कांस्टेबल जीडी मुनीर अहमद, सीआरपीएफ 41 बटालियन। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये जो घटना घटी है, मैं इसको पूरा बयान करूंगा यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पाक नेशनल से शादी की। मैं आपको बता दूं कि 47 जब देश विभाजन हुआ, उससे पहले ये हमारा परिवार इकट्ठा एक जगह रहते थे। हम यहीं तहसील बलवाल के हंडवाल गांव में। देश विभाजन हुआ, उसके बाद हमारे परिवार बट गया। हमारे कुछ परिवार के लोग वहाँ चले गए, कुछ यहाँ रह गए। तो आपस में आना जाना, मुलाकात चलती रही। तो उसके बाद जब हमारा टाइम आया तो हमारी माता पिता के द्वारा जो है बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी गई। तो फिर मैंने सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग की 2017 में। 2017 में ज्वाइनिंग की, तो फिर उसके बाद जब हमने शादी का सोचा तो मैंने 2022 के 31/12/2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इसके संबंध में लिखा कि ये हमारी मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी कज़न है, और मेरे माता पिता के द्वारा ये शादी तय की गई है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी उस लेटर पे कुछ आपत्तियां लगाई, जिससे कि उन्होंने मेरे से मांगा कि शादी का कार्ड, और शादी कौन सी जगह पे होनी वो, और शादी की तिथि। तो मैंने वो 2023 में वो सब क्लियर करके डेट शादी की फिक्स हुई, तो मैंने वो डिपार्टमेंट को दे दिया। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में मैंने वो आवेदन दिया। फिर वो मेरा आवेदन जो है डीआईजी रेंज हीरानगर के पास गया, सीआरपीएफ। फिर उसके बाद वो आईजी सेक्टर सीआरपीएफ जम्मू के पास गया। तो उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे मेरे से, जैसे सरपंच की डिक्लेरेशन अपने गांव की, कि मेरी ये पहली शादी है, और हमारे पारिवारिक संबंध है सरपंच से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर से, और खुद मैंने एफिडेविट कोर्ट से और मेरे माता पिता ने अलग अलग एफिडेविट उसके साथ लगा के आईजी सेक्टर जम्मू में मैंने जमा करवाया। फिर उसके ऊपर जो मेरा लेटर है वो एसडीजी स्पेशल डीजी सीआरपीएफ जेके जोन के पास गया। फिर वहाँ से वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ न्यू दिल्ली गया। वहाँ उस लेटर में कुछ समय लगा, 3 4 5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30 30/4/2024 को वहाँ से रिप्लाई आता है, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ये लिखा हुआ मैंने मार्क भी किया। ये डायरेक्टेड डीजी सीआरपीएफ दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर, ये प्रार्थी ने सूचित कर दिया। और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टेड के आर्डर में क्लियर है। फिर इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं, वीज़े में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे शादी करने का निर्णय लिया। तो सब लोग इकट्ठे भी हुए, काजी वगैरह भी आए दोनों तरफ से। तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई।
शादी के संबंध में मैंने शादी की तस्वीरें अपने विभाग को दी। उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के ज़रिए जमा करवाए। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने वीज़ा अप्लाई किया, तो 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीज़ा मिल गया था। वो विज़िट वीज़े पे 15 दिन के विज़िट वीज़े पे भारत आई। आने के बाद हमने 1 तारीख को 28 की रात में वो घर पहुंची। एक को हमने सुबह एफआरओ जम्मू में अपनी जो रिपोर्ट करनी होती है, कोई फॉरेनर जब आता है तो एफआरओ में रिपोर्ट करना होता है, तो हमने वो प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट किया। तो एज ए वाइफ उसको साथ रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़े की ज़रूरत है, एलटीवी। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जब कोई भी महिला या जब किसी भारतीय से शादी करती है तो वो उस कैटेगरी में फॉलो करती है। तो हमने 4 मार्च को ही एलटीवी अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया तो 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया चली। उसमें वेरिफिकेशन हुई सीआईडी पुलिस की। फिर उसके बाद 13 मार्च को वो इंटरव्यू हुआ, एफआरओ जम्मू का इंटरव्यू हुआ हमारा। इंटरव्यू होने के बाद ये देखो 13 मार्च 2025 6:02 PM पे ये जो मेल हमें मिली कि आपका जो लॉन्ग टर्म रिक्वेस्ट है, ये नंबर है, हैज़ बीन रेफर टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। ये एमएचए को भेज दी गई 13 मार्च को। 14 को हमारा वीज़ा एक्सपायर होना था, तो हम एलटीवी कैटेगरी में आ गए, हमें एलटीवी में स्टे हो गए। उसके बाद हम एलटीवी में रहते रहे, तो अचानक ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ। सरकार ने कुछ निर्णय लिए उस पर, हमें भी उस चीज़ का बहुत दुख है, मजम्मत करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। सरकार ने जो कठोर फैसले लिए हैं हम उसका समर्थन करते हैं। फिर अचानक से मुझे एक एग्जिट परमिट की मेल आती है। एग्जिट परमिट की एक मेल आती है, तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो भारत से जाना पड़ेगा, आपका एग्जिट परमिट ग्रांट हो गया। तो मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, आप एलटीवी में हैं। कुछ देर के बाद हमें एक मेल और आती है, ये 26 अप्रैल 2025 को 4:42 पे आती है, मेल आती है। इसमें लिखा है कि डिसीजन ऑन योर एग्जिट परमिट अगेंस्ट एप्लीकेशन ये नंबर स्टैंड कैंसल्ड, वी आर री एग्जामिनिंग योर केस, कि हमें नहीं जाना है, आपके केस के ऊपर दोबारा देखा जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिस है, जो ऑर्डर आया था, जो ये वीज़े रिवोक का, उस वो ये है, उसमें क्लियर लिखा है गवर्नमेंट ने, ये सीरियल नंबर 16 वीज़े हैं। उसमें एलटीवी एक ऐसा मात्र वीज़ा है जिसके ऊपर ये कोई भी डेडलाइन लागू नहीं होती। एग्जिट परमिट जो है, एग्जिट वीज़ा, ये सभी हैं, एलटीवी वैलिड है। इशू ऑफ न्यू वीज़ा अलाउड, न्यू वीज़े जो मिलेंगे वो सिर्फ यस एलटीवी को ही मिलेंगे। और ये ऑर्डर डेडलाइन जो है नॉट एप्लीकेबल, एलटीवी पे ये लागू नहीं होती है। ये क्लियर था। हम इसके इस दौरान हम रहते रहे। फिर 28 में भी 28 या 27 को हमें तहसीलदार की तरफ से एक नोटिस आता है विजिट वीज़े का, ना कि एलटीवी का। एलटीवी का उसके उसमें कोई जिक्र नहीं है। विजिट वीज़े का आता है, वो लिखते हैं कि आपका विजिट वीज़ा 22 मार्च को ख़त्म हो गया है। हालांकि हमारा विजिट वीज़ा 14 मार्च को ख़त्म हो गया था, 22 को नहीं हुआ, 14 मार्च को ही ख़त्म हो गया। तो हमने उस टाइम हमें जाने के लिए बोल दिया, तो हमने अपने एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से बात की। तो हमने हाई कोर्ट से अपील की कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि हमने ये एलटीवी में आते हैं, हमने पूरी परमिशन से शादी की है, सीआरपी को इंटीमेशन किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो हाई कोर्ट ने उसको सुना।
ये उस टाइम सुना जब जम्मू से पीसीआर से हमें रवाना कर दिया था अटारी वाघा बॉर्डर के लिए। हाई कोर्ट ने सारी ये चीज़ें सुनने के बाद एक ऑर्डर निकाला, जिसके ऑर्डर के तहत उन्हें वाघा बॉर्डर से वापस हमारे घर लाया गया कि इनका जो ये केस है ये एलटीवी में ही फॉलो करते हैं। जब घर आ गए तो कल अचानक मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल मैंने सुना कि सीआरपीएफ जवान के खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली है, जवान ने कुछ वायलेशन की। तो होते होते शाम के कोई 5:30-6 बजे कुछ 4 लोग डिपार्टमेंट के मेरे घर आते हैं। ये 41 बटालियन से आते हैं, कुछ जम्मू आईजी सेक्टर ऑफिस से आते हैं, सीआरपीएफ वन क्लास से। उन्होंने आके एक नोटिस दिया, जब मैंने उस नोटिस को पढ़ा, उसमें फर्स्ट पैरे में उन्होंने लिखा है कि अ, जवान ने निकाह की सूचना डिपार्टमेंट को दी है। निकाह ही मैरिज होती है, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि निकाह ही मैरिज होती है, वही मैरिज है। निकाह की सूचना दी है, उसके बाद वाइफ को वीज़ा ख़त्म होने के बाद इलीगल तरीके से यहाँ रखा। हालांकि ये एफआरओ की तरफ से हमें अप्रूवल है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वीज़े की, और एलटीवी में उन्होंने स्टे दिया और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को माना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी उस पर यही है, साफ क्लियर है। आप देख सकते हो इस पर लिखा है नॉट एप्लीकेबल, इस पर लागू नहीं होता है जो ऑर्डर निकला है एलटीवी पे। तो उस ऑर्डर में मेरे पे लिख दिया ये सब कारण उन्होंने कि इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि मैंने जब मेरी वाइफ यहाँ आई, मेरे पास अभी भी प्रूफ है, व्हाट्सएप में है। मैंने 72 बटालियन में विजिट वीजे की कापियाँ, अपने निकाह सर्टिफिकेट, ये फ़ोटो, ये सब चीज़ें मैंने 72 बटालियन में भी जमा किए। तो 72 बटालियन में मैंने ये जमा किए थे। फिर उसके बाद जब मैंने 13 मार्च को एलटीवी का मैंने प्रोसीजर जो मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने वो भी अपने 72 बटालियन को एलटीवी के लिए बता दिया कि मैंने एलटीवी में स्टे कर रही है मेरी वाइफ। 23 मार्च 2025 को मैं छुट्टी से रिपोर्ट करता हूँ। शिवखोड़ी रियासी में मेरी कंपनी थी 72 बटालियन की। वहाँ से फिर मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ 25 मार्च को 2025 को। कुछ ट्रेनिंग के मामले में वहाँ भेजा गया था। तो 27 तारीख को अचानक सुबह, 27 मार्च को अचानक सुबह मुझे हमारे मार्का होता है, उसमें मुझे बुलाया गया डिप्टी कमांडेंट की तरफ से। तो मुझे बोला गया कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है 41 बटालियन भोपाल मध्य प्रदेश में, तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो मैंने वहाँ पूछा कि क्या कारण है। मेरा अभी 2027 में जेएनके का टेन्योर पूरा होना था, क्योंकि जो जवान छत्तीसगढ़ में पोस्टेड होता है तो वहाँ से उसे चॉइस मिलती है। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन एरिया के बाद उसको चॉइस मिलती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं छत्तीसगढ़ का टेन्योर काट के मैं चॉइस पोस्टिंग जम्मू में आया था। तो मेरा 2027 में ये टेन्योर कंप्लीट होना था। तो मुझे अचानक कर दिया। मैंने कहा कि मैं डीजी साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि ऐसे मुझे अचानक क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अभी हमने आपका मूवमेंट ऑर्डर निकाल दिया है, आप चले जाइए, आप 41 में रिपोर्ट करिए, वहाँ से आप इंटरव्यू लीजिए। जब भी ट्रांसफ़र किसी जवान की होती है तो उसमें 15 दिन या 12 दिन का डिस्टेंस के हिसाब से जेटी टाइम मिलता है, जो जो जर्नी टाइम होता है कि उस 15 दिन या 12 दिन के बाद उसको वहाँ हाज़िरी करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है। मेरे उस ऑर्डर के नीचे लिख दिया जेटी नॉट परमिटेड, कि इसको जेटी नहीं दी जाएगी। ना जब जाता है जवान उसको रेलवे टिकट मिलता है, उसको स्टेशन छोड़ा जाता है, उसके लिए आगे की टिकट सारा संबंध। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आदेश का पालन करते हुए मैंने मूवमेंट ऑर्डर लिया, मुझे गेट से बाहर कर दिया, मैं यहाँ से निकला। मैं ठीक बराबर 29 तारीख को मॉर्निंग में 41 बटालियन भोपाल पहुँच गया। मैंने वहाँ जाके रिपोर्ट की। मैंने जाते ही फर्स्ट इंटरव्यू में डिप्टी कमांडेंट सर के जाते ही उसी दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने वहाँ पूरी कहानी बताई, ऐसे-ऐसे मैंने शादी की, ये हुआ, उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मैं डीजी सर का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ इसके संबंध में। तो
उसके बाद सीओ सर का इंटरव्यू हुआ तो सीओ सर ने कहा कि ठीक है आप आवेदन दे दीजिए, आप सीओ साहब का इंटरव्यू ले लीजिए और अपनी शादी के संबंध में हमारी बटालियन को भी एक आवेदन दे दीजिए ताकि हमारी बटालियन को हमारे नया सेक्टर नया जोन है इसको भी आपकी मैरिज के बारे में इंटीमेट हो जाए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, डायरेक्टरेट का ऑर्डर लगाया सूचित होने का, मैरिज सर्टिफिकेट के सारे ए टू जेड प्रूफ मैंने उसके साथ लगाए और एलटीवी का मैंने उसमें लिखा कि एलटीवी का अप्रूवल के लिए एमएचए को किया हुआ है जिसकी प्रक्रिया जम्मू एफआरओ के द्वारा की जा रही है। उसमें मैंने क्लियर लिखा है, मैंने सूचित किया वहाँ सबमिट कर दिया। और डीजी साहब का मैंने इंटरव्यू के लिए एक एप्लीकेशन दी वहाँ पे, डीजी सर के इंटरव्यू में मैंने वहाँ उसमें भी यही लिखा कि मैंने ऐसे ऐसे शादी की, ऐसे सूचित करके मैंने प्रॉपर चैनल फॉलो करके मैंने शादी की। और मेरी वाइफ जम्मू में है, मेरे पेरेंट्स जो हैं बीमार हैं, फादर कैंसर पेशेंट है, डिपार्टमेंट उससे पहले अवगत है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका ट्रीटमेंट मैंने करवाया है टाटा हॉस्पिटल मुंबई में। तो डीजी साहब के इंटरव्यू की मैंने एप्लीकेशन दे दी, वो अभी अंडर प्रोसेस में है, अभी मतलब उसकी अप्रूवल आनी है इंटरव्यू लेने के लिए। तो उस दौरान ये इंसिडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन निकाली तो मैं 6 दिन के लिए छुट्टी मैं घर आ गया। इसके संबंध में मैं घर पहुंचा उसी दिन ये नोटिस वारा से हुआ हमारे साथ। हाई कोर्ट से अपील की, हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना, हमें रिलीफ दिया। तो फिर ये अचानक से 41 बटालियन की कमांडेंट साहब की तरफ से ये लेटर कल मुझे रिसीव हुआ